जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैक बोर्ड द्वारा कक्षा 11वीं का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो विषय अर्थशास्त्र का है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में क्या बोल रहा, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रश्नों के उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। प्रश्नावली ए वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का बी। इनका क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेटफाइड एकेनवाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? किस अर्थशास्त्री का है? तो अल्फ्रेड मार्शल का है। अल्फ्रेड मार्शल का है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुकत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही व्याख्या करना कठिन है। ठीक है, सही व्याख्या करना कठिन है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। परास का क्या अर्थ होता है? परास का क्या अर्थ होता है? उच्चतम संख्याओं। परास विधि क्या कहता है? उच्च संख्या घटाओ निम्न संख्या। तो उच्च संख्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का ए। अधिकतम संख्या और निम्न प्रेक्षणों के बीच का अंतर। परास विधि यही कहता है ना कि उच्च संख्या अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो गुणात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी सारणी में पंक्ति शीर्षकों को क्या कहा जाता है? किसी सारणी में पंक्ति शीर्षकों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशेष कहा जाता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? तो किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? उनका सतत चर के लिए बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, सतत चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभी प्रेक्षणों के मूल्य के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को क्या कहा जाता है? प्राप्त शेषफल को क्या कहा जाता है? तो समांतर माध्य कहा जाता है। सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद जितना संख्या है उसको, जैसे कि 1 2 3 4 5 सबको जोड़ेंगे और कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे, तो जितना आएगा वो हो गया हम लोगों का आंसर। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बता रहा? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सभी प्रेक्षणों के मूल्य के प्रेक्षणों की संख्या को भाग देने को उस विधि को क्या कहा जाता है? तो उस विधि को समांतर माध्य कहा जाता है। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है? बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। बढ़ते क्रम में कब लिखते हैं? जब माध्य का निकालते हैं तो बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों के 4 बराबर भागों को विभाजित करता है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? चतुर्थक कहलाएगा। इनका ऑप्शन नंबर से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। परास गुण भी कहा जाता है, विचरण भी कहा जाता है, विचलन भी कहा जाता है, तो इनमें से सभी कहा जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस माप की गणना के परीक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्षता मान को लिया जाता है? किन मान को लिया जाता है? तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्य विचलन के मान को लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 है और समांतर माध्य कितना दिया है? 50 दिया है, तो विचरण गुणक का मान क्या होगा? विचरण गुणक का मान क्या होगा? दोस्तों हम लोग को यहाँ पे विचलन मान का फॉर्मूला क्या होता है? विचलन मार्क बराबर क्या होता है? मानक विचलन गुना 100 बटा क्या हो जाएगा? बटा माध्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ये वाला फॉर्मूला हम बैठाएंगे, मानक विचलन गुणक बराबर होता है मानक गुना 100 बटा माध्य। इसमें बैठा देंगे मानक कितना है? 16 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा? बटा 50। ठीक है, 1 0 काटेंगे, 5 दूनी 10 कट गया। अब कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो हम लोग उनका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 15 नंबर, सहसंबंध गुणांक 2 4 के बीच किस प्रकार के सहसंबंध गुणात्मक का माप होता है? किस प्रकार के? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। ठीक है, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर कहलाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? सहसंबंध गुणांक का मान क्या हो जाएगा? इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोटि संबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? कोटि संबंध का विकास का श्रेय किसे जाता है? तो स्पेयरमैन को जाता है, याद रखिएगा ना, स्पेयरमैन को जाता है। कोटि संबंध का विकास का श्रेय किसे जाता है? स्पेयरमैन को जाता है। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 18 नंबर, निम्न में से कौन सा सूचांक खुदरा कीमतों के औसत के माप को परिवर्तन करता है? खुदरा कीमतों के औसत परिवर्तन को मापता है। ठीक है, मापता है, कौन सा मापता है? 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता कीमत सूचांक को मापता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेस्पेयर की कीमत सूचांक में किसे भार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? लेस्पेयर कीमत, यहाँ देखिए लेस्पेयर वाला पूछा है। ठीक है, 19 नंबर इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधार अवधि की मात्रा पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आधार अवधि की मात्रा पर प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 20 नंबर, मुर्दों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचांक को क्या कहा जाता है? सूचांक को क्या कहा जाता है? तो सरल सामूहिक सूचांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12, यानी कि 12वीं। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1991 में की गई नई आर्थिक नीति की शुरुआत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? विनिवेश का उद्देश्य वित्तीय अनुसंधान को बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1995 में की गई, याद रखिएगा। WTO वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO, W से वर्ल्ड, T से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1995 में की गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। याद रखिएगा, ग्रामीण जनता के मुख्य जीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश है? तो हमारा देश भारत है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखो, 100 गारंटी रोजगार यानी कि 100 दिनों का रोजगार, 100 दिनों का रोजगार, गारंटी रोजगार, नरेगा किस समय चालू हुआ? 2005 को चालू हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है? 100 दिनों का गारंटी रोजगार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? कौन सा मानव पूंजी नहीं है? तो कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास है। मानव विकास क्या है? मानव विकास साधन एवं साध्य दोनों है, यानी कि एक साधन भी है और साध्य भी है, यानी कि ए और बी दोनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। परिवहन का विकास होना चाहिए, शहरीकरण होना चाहिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकीकरण के कारण विकास होना चाहिए, अर्थात ये तीनों होना चाहिए, इनमें से सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 32 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधारित संरचना के अंतर्गत आता है। आधारित संरचना के अंतर्गत कौन सा आता है? तो देखो, इसमें बिजली आता है, सिंचाई आता है, सड़क का निर्माण आता है, उपयोग सभी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 में हुई थी, याद रखिएगा, 1975 में हुई थी, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल के अनुपात से क्या है? अधिक है। देखो, ग्रामीण के होते हैं ना लोग, वो कम आयु में ही कार्य करना आरंभ कर देते हैं, लेकिन शहरी वाला क्या होते हैं? वो कम उम्र में काम नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या कहा जाता है? तो दिहाड़ी मजदूरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, खाली जगह पर क्या हो जाएगा? क्या कहा जाता है? दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर, इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर, इनमें से कौन अर्थव्यवस्था की निर्धारण का सूचक है? इनमें से कौन अर्थव्यवस्था की इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है तो शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर है। अगला क्वेश्चन, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें कोई रासायनिक उर्वरक नहीं मिला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रासायनिक खाद्य पदार्थ नहीं मिला होता है। लास्ट क्वेश्चन, सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का गठन कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप मेरे वीडियो को अंतिम तक देखे हैं, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।